नमस्कार, चुनाव धमाका में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा धमाका तो कल होगा। कल चुनाव के एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स के रिजल्ट आ चुके हैं और उन्हीं नतीजों के हिसाब से एनडीए और इंडिया अलायंस ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मतगणना में तो सिर्फ 16 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन एग्जिट पोल ने एक ब्रॉडर पिक्चर तो दे ही दी है कि चुनाव नतीजे कैसे हो सकते हैं। यही वजह है कि एनडीए के नेता फिर एक बार मोदी सरकार के हिसाब से प्लानिंग करने में लगे हैं। वहीं इंडिया अलायंस के नेताओं ने अपनी ताकत इन एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज करने में लगा दी। आज सोनिया गांधी से लेकर सिद्धरामैया तक, अखिलेश यादव से लेकर संजय राउत तक सभी नेताओं ने एक ही बात कही। उनका कहना है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और इंडिया अलायंस को 295 सीटें मिलेंगी। हालांकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वो 295 के नंबर तक कैसे पहुंचे। हालांकि कल राहुल गांधी ने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला के गाने के हिसाब से वो 295 के नंबर तक पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेता तो एग्जिट पोल के नतीजों से इतना चिढ़े हुए हैं कि वो चुनाव आयोग तक पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ऐसी बात कही जिसके बाद उन्हें इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया। हम विपक्ष की बात करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार की आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने मोदी को बिहार के संभावित चुनाव नतीजों की जानकारी दी। पहले पीएम मोदी और अब होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की इस मीटिंग का आखिर मकसद क्या है, इस बारे में हम अपने संवाददाता से बात करते हैं। अविनाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये जो बैठक हो रही है, दो बैठकें, पहले प्रधानमंत्री के साथ और अब अमित शाह के साथ, क्या मायने निकाले जाए इस बैठक के? क्या सिर्फ जो चुनाव के नतीजे हैं उसको लेकर बातचीत हो रही है या फिर आगे कुछ और भी रणनीति तैयार की जा रही है? जी देखिए गोनिका, अगर बात करें तो कल जिस तरीके से चुनाव नतीजे आने हैं इसको लेकर के काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि चुनाव नतीजों को लेकर के भी बातचीत हो रही है और भविष्य को लेकर के भी बातचीत हो रही है। अगर इस वक्त देखें तो बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ा दल एनडीए में शामिल है वो जेडीयू ही है। जेडीयू ही सबसे ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव भी लड़ रहा है। 16 सीटें हैं बिहार की जहां पर वो चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में तब भी जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उस वक्त अगर बात करें तो जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी उसके बाद बीजेपी ने जिस तरीके से अपने तमाम सारे सहयोगी दल थे उनको केंद्र में मंत्री पद ऑफर किया था, तो जेडीयू को भी एक मंत्रिमंडल केवल दिया जा रहा था, जिसके बाद जेडीयू ने मंत्रिमंडल में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था। उस वक्त बताया जाता था कि नीतीश कुमार की पहले से प्रधानमंत्री से कोई बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि उनकी गृह मंत्री के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन उस वक्त जेडीयू ने ना शामिल होने का निर्णय लिया था। हालांकि कई सारे एनडीए के जो दूसरे दल हैं वो शामिल होने का निर्णय लिए थे। खासतौर से अगर बिहार से बात करें तो एलजेपी शामिल हुई थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार पहले से ही सारी बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि जब चुनाव नतीजे आ जाएं और जब एनडीए सरकार बनाए तो वहां पे जेडीयू की भूमिका स्पष्ट हो। क्योंकि जिस तरीके से 2019 के नतीजों को अगर हम देखें तो जब जेडीयू नहीं शामिल हुई थी मंत्रिमंडल में तब काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। नीतीश कुमार ने भी उस वक्त कोई ज्यादा बयान नहीं दिया था, लेकिन इस बार पहले से ही सभी संभावित नतीजों पर वो बातचीत कर लेना चाहते हैं और आगे मंत्रिमंडल जब सब गठन होगा तो उसमें जेडीयू की भूमिका किस तरीके से रहेगी इसको लेकर के भी बातचीत कर लेना चाह रहे हैं। और बिहार में किस तरीके से दोनों दल चुनाव के बाद आगे बढ़ेंगे, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। तकरीबन 45 मिनट दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात चली, जिसमें तमाम सारी चीजों पर बातचीत हुई है, नतीजों पर बातचीत हुई है, आगे किस तरीके से जेडीयू बीजेपी को आगे बढ़ना है बिहार के अंदर उसको लेकर के बातचीत हुई है और मंत्रिमंडल अगर गठन होता है तो वहां पे जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर के भी बातचीत हुई है। चूंकि अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह की काफी ज्यादा भूमिका रहती है संगठन में और इसके साथ साथ सरकार में भी, तो अब नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह के साथ, वहां पे भी सभी चीजों पे स्पष्टता के साथ बातचीत होगी। जो प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई है उसको पे भी मंथन होगा कि किस तरीके से आगे जेडीयू को बढ़ना है। क्योंकि 2019 के नतीजों को अगर हम देखें तो बिहार में बीजेपी ने 17 लोकसभा सीट लड़ी थी और 17 की 17 जीती थी और उस वक्त अगर बात करें तो बिहार से 5 मंत्री शामिल हुए थे बीजेपी की ओर से केंद्र में। तो नीतीश कुमार भी चाहते थे कि जेडीयू को 2 या 3 मंत्रिमंडल मिले, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक ही मंत्रिमंडल देने के लिए तैयार हुई थी, जिसके बाद जेडीयू ने निर्णय लिया था कि जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। लेकिन इस बार पहले से सब कुछ तय कर लेना चाह रहे हैं कि क्या अनुपात होगा, किस तरीके से जब आगे मंत्रिमंडल गठन होगा तो जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी और फिर चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में किस तरीके से बीजेपी और जेडीयू को आगे बढ़ना है। क्योंकि इस वक्त एनडीए के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई सहयोगी पार्टनर है तो वो जेडीयू ही है।
बिल्कुल, नीतीश कुमार यही जानने आए थे कि क्या भूमिका रहेगी एनडीए में जेडीयू की, खासतौर पर जो मंत्रिमंडल बनेगा उस मंत्रिमंडल में क्या भूमिका रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश पूरी जानकारी के लिए। एक तरफ सहयोगी दलों के नेता बीजेपी के बड़े लीडर से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने लेवल पर पोस्ट पोल सिचुएशन की प्लानिंग कर रही है। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में कई नेता शामिल हुए। अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया और कहा यह भी जा रहा है कि इस मीटिंग में एग्जिट पोल और कल होने वाली काउंटिंग और उसके बाद की संभावित स्थिति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में आए सभी नेता इस बात को लेकर तो आश्वस्त दिखे हैं कि तीसरी बार भी मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तीसरी बारी मोदी सरकार बन रही है। और बाद में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष की तरफ से नेताओं और कार्यकर्ताओं को कल काउंटिंग के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। यहाँ इकट्ठा बैठकर कल की जो मतगणना है और जो चुनाव हुआ उसकी समीक्षा की एक बैठक हुई। चुनाव में सातों फेज में क्या वोटिंग रहा, कहीं ज़्यादा रहा प्रदेशों में, कहीं कम रहा, उसके क्या कारण रहे होंगे। वोटिंग जहां जैसे हुआ है उसकी भी समीक्षा की गई, उसकी भी चर्चा हुई और सातों फेज के चुनावों की एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की और उस आधार पर आने वाले कल जब मतगणना होगी तो पूरे देश के, प्रदेश के मतगणना की रचना जो लगनी चाहिए प्रॉपर पार्टी की ओर से, जिस प्रकार सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे, कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके, काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। ऐसी सारी चर्चा, एक तरफ चुनाव की समीक्षा और आने वाले काउंटिंग की पार्टी की तैयारी, इस पर एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। दरअसल बीजेपी नेताओं की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि उनको उम्मीद है कि एग्जिट पोल के नतीजे ही एग्जैक्ट रिजल्ट में बदलेंगे, भले ही सीट कुछ ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन इंडिया अलायंस के नेता एग्जिट पोल को झुटलाने में व्यस्त हैं। आज सोनिया गांधी भी इस पर बोली। सोनिया गांधी ने कहा कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं नतीजे उससे अलग आएंगे, इसलिए सबको कल तक का इंतजार करना चाहिए। Expectation from tomorrow result. We have to wait. Just wait and see. Hopeful you are to form the government now. Well, we are very hopeful that our results are completely the opposite of what the exit poll is saying. गांधी तो कल तक का इंतजार करने के लिए कह रही हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह तय कर लिया है कि अगर इंडिया अलायंस हारता है तो फिर इस हार का दोष किसके सर पर मरना है। दिग्विजय सिंह ने अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता के वोटों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई तो इंडिया अलायंस को 295 सीटें जरूर मिलेंगी, लेकिन अगर एनडीए 300 पार जा रहा है तो समझ जाना चाहिए कि वो जनता का नहीं बल्कि ईवीएम का वोट है। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। तो कांग्रेस नेताओं की बात आपने सुनी, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिग्विजय सिंह से 2 कदम आगे निकल गए। अखिलेश ने अभी से ही मतगणना में धांधली के आरोप लगा दिए। दावा किया कि पूरी जांच एजेंसियां, शासन, प्रशासन बीजेपी के पास है, इसलिए हर वर्ग को अपने वोट की रक्षा करनी होगी। हो सकता है कि बीजेपी काउंटिंग धीमी करवा दे और इंडी गठबंधन के एजेंट को डराया धमकाया जाए। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव कल नतीजों के बाद क्या बोलना है, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके दावे में कितनी सच्चाई है। सुनिए अखिलेश ने और क्या कुछ कहा। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। एजेंट जो मौके पर रहेंगे
उनको ये भी सुरक्षा का इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखेगी, हार की तरफ जाएगी, तो शासन प्रशासन उनका है। उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों को भी डराएं धमकाएं। अखिलेश यूपी में इंडी गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं, तो उससे सटे पड़ोसी राज्य बिहार में इसकी जिम्मेदारी तेजस्वी ने अपने कंधों पर ले ली है। मीडिया के सामने तेजस्वी तो सामने नहीं आए, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से सांसद मनोज झा ने अखिलेश की कही बातें बिहार में दोहराई। मनोज झा ने एग्जिट पोल को झुठला दिया, दावा किया कि 24 घंटे के अंदर एग्जिट पोल ध्वस्त हो जाएगा। एग्जिट पोल के जरिए बिहार के लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। मनोज झा ने कल के नतीजों की भविष्यवाणी भी कर दी और दावा किया कि इंडी गठबंधन मिनिमम 25 सीटें तो जीत ही रही। बस इतना बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के मनोवैज्ञानिक ट्रिक में बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है। हमने जनता का सर्वे देखा है, तेजस्वी यादव का बिहार में कैंपेन देखा है। एक तरफ नौकरी, गैस सिलेंडर 500 रुपए, महिलाओं को 1 लाख रुपए, सेना की पूर्ववर्ती बहाली, रेलवे की नियुक्तियां। दूसरी तरफ भैंस खोल लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, बिजलियां काट देगा, टोटी तोड़ लेगा, मुजरा करेगा। ये 2 विमर्श का चुनाव था, 2 विमर्श का चुनाव। और बिहार की जेपी कर्पूरी वाली जनता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जो पूरे महागठबंधन ने, लेफ्ट पार्टीज ने, वीआईपी ने, कांग्रेस ने, आरजेडी ने जो कैंपेन लॉन्च किया, उस कैंपेन के आधार पर मिनिमम, हमारे साथी शक्ति जी तो आगे, मिनिमम 25+ सीट हम जीतने जा रहे हैं। और ये आपको कल दोपहर तक पता चल जाएगा। 17C फॉर्म आप सब जानते हैं। कई कैंडिडेट्स को 17C फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं दिया गया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े और उस पर सबके हस्ताक्षर होते हैं। उससे ज्यादा प्रामाणिक कुछ भी नहीं होता है। अगर वो प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है हजारों बूथों पर, तो जब मतगणना शुरू हो, स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए, या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए। इन सब बातों से आप ये समझिए कि पूरा इंडी गुट एक ही बात को दोहरा रहा है, बस चेहरे बदले जा रहे हैं, शब्द नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सेम टू सेम अखिलेश की बातें रिपीट की हैं। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ते हुए उन्होंने इतना जरूर कहा कि चुनाव आयोग भी बीजेपी की ब्रांच है। आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने पूरा बयान क्या दिया। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे, इसलिए इस देश का लोकतंत्र 10 साल में संकट में आया, खतरे में आया। तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी होठ की गिनती होने तक आप वहाँ बैठिए, डट के रहिए। आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, हाँ, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहाँ से हटे नहीं। ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहाँ के सबको संदेश दिया है। वहीं एग्जिट पोल ने कर्नाटक में बीजेपी को 28 सीटों में 18 से 22 सीटें दी हैं, जिससे कांग्रेस बिफर पड़ी है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एग्जिट पोल को मीडिया क्रिएशन बता दिया और दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलेंगी। अब सिद्धरामैया के दावे में कितना दम है, इसका खुलासा तो कल ही होगा, लेकिन उनके दावे आपको जरूर सुनने चाहिए। We are not going to agree with the exit poll. Exit poll is a media creation. 15 to 20 will win. I already made it very clear in Karnataka. Center, sir. Center also, our president has already cleared. Made it very clear that
the India and its partners will win 295 seats. चुनाव नतीजों से पहले अगर सबसे ज्यादा राजनीतिक हलचल कहीं है तो वो है राजधानी दिल्ली में। यहाँ इंडी गुट की कमान आम आदमी पार्टी ने संभाल रखी है और जब इंडी गुट के नेता एक एक कर एग्जिट पोल पर सवाल खड़े करने लगे तो आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह बाहर आए। उन्होंने एग्जिट पोल को बंद करने की मांग कर डाली। दावा किया कि एग्जिट पोल से लोगों के बीच भ्रम फैलता है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लोग मतगणना के दौरान हेराफेरी करेंगे, इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। हर बार एग्जिट पोल गलत साबित होता है। दिल्ली और पंजाब में तो हमने देखा ही, पंजाब के अंदर 92 सीटें हमें कोई नहीं दे रहा था जब हमारी 92 सीटें आई। दिल्ली में हमें 2013 में 0 से 6 सीट दी जा रही थी एग्जिट पोल में, 0 से 6, हमारी 28 आई। दूसरी बार कोई 32 दे रहा था, कोई 25 दे रहा था, कोई 22 दे रहा था, हमारी 67 आई। तो एग्जिट पोल इस देश के अंदर अब बंद होना चाहिए। ये मतगणना से पहले देश की जनता को, देश के प्रशासनिक तंत्र को और देश के चुनाव आयोग को प्रभावित करने की एक गलत कोशिश है। मतगणना केंद्रों के बाहर और अंदर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि एक भी मतदान के दौरान एक भी वोट की गिनती में भाजपा वाले कोई हेराफेरी ना करने पाए। देखिए, अब जब सारे विपक्षी गुट के नेता ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे तो बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष इसी ईवीएम के जरिए कर्नाटक, तेलंगाना और बंगाल में चुनाव जीतता है तो उस दौरान ईवीएम ठीक होता है, लेकिन अब मोदी को जनता फिर से ला रही है तो ईवीएम को इंडी गुट खराब बता रहा है। कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही काम रह गया है और वो सबको गाली देना। ये यही हाल है जो ईवीएम में होता है। कर्नाटक जीत गए ईवीएम से, बंगाल जीत गए, केरला जीत गए, तेलंगाना जीत गए, हिमाचल जीत गए तो ईवीएम ठीक है, और जहां बीजेपी जीते तो ईवीएम खराब है। तो आप किसको किसको आलोचना करेंगे? चुनाव आयोग की करते हैं आप, मीडिया को रोज आप मन भर गाली पढ़ते हैं, अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो, और ले चलते हैं संविधान खतरे में है। न्यायपालिका को कांग्रेस पार्टी ने टीका टिप्पणी की अनावश्यक, याद होगा आपको। मीडिया पर करते हैं, चुनाव आयोग पर करते हैं, कोई संस्था छोड़ेंगे आप? अब इनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? मोटी बात यह है, हार निश्चित है, अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय होगी।